मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके मन में भयम पैदा कर दिया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी बेवफा, रात को रटो दिन को सफा। ठीक है, यानी कि इतिहास और भूगोल जो है ये बेवफा है ससुरी, ये बेवफा है। इसको रात को रट दो, दिन को जो है ये दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन मित्रों ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है हमको डर पैदा कर दिया है। समझे कि नहीं समझे? ये डर पैदा कर दिया है, इसी डर को हम लोग खत्म करेंगे। और हम देखना चाहते हैं कि आप इतिहास को कैसे नहीं समझते हैं। इतिहास को मैथ की तरह पढ़ना है, मैथ की तरह। अगर कोई विषय आपको लगता है कि हम इस विषय में कमजोर हैं, तो आप उसको टाइम दीजिए, वो विषय आपका हो जाएगा, ये मेरा वादा है मित्रों। तो चलिए आज हम लोग अपने मन को समर्पित करते हैं इतिहास की तरफ। एक्चुअली में इतिहास मतलब होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा कि इतिहास जो है ना 3 वर्ड से मिलकर बना है। इति जोड़ ह जोड़ आस, इसी को बोलते हैं हम लोग इतिहास। और इति जोड़ ह जोड़ आस का अर्थ होता है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। समझ रहे हैं? यानी कि इतिहास का मतलब ही होता है कि निश्चित ऐसा हुआ है। कोई भी घटना एकदम निश्चित है कि हुआ है। समझ पा रहे? यानी कि हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि इति जोड़ हास इक्वल टू इतिहास। इति मतलब होता है बीती और हास मतलब होता है बात। बीती हुई बात को हम लोग बोलते हैं इतिहास। हम लोग बचपन में पढ़े थे इस परिभाषा को। यानी कि घुमा फिरा के ये ससुरा यही बोलना चाह रहा है कि बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं। अब देखिए, अगर कोई कल मान लीजिए कोई मर गया, जो बीता हुआ कल है वो मर गया, तो उससे हमको क्या फायदा हुआ? उसको हम लोग पढ़ के क्या करेंगे? तो इतिहास में उस घटना को पढ़ेंगे और उससे सीख लेंगे। अगर कल कोई मान लीजिए एक्सीडेंट होकर मरा, तो वो इतिहास हो गया, वो मतलब बीत गया। तो बीत गया तो उससे हमको क्या सीख मिला मित्रों? तो उससे यही सीख मिला, कल जो है एक आदमी बाइक से गिरा, उसका हाथ पैर समटा गया। तो आज जो है आप इस बात से सचेत हो जाइएगा कि कल जो आदमी गिरा था उसका हाथ पैर समटाया था, इसलिए आज हम तेज गाड़ी चलाएंगे तो मेरा भी हाथ पांव समटा सकता है। इतिहास मतलब होता है बीती हुई घटना से हमको सीख लेना है। समझ पा रहे हैं? तो हम अगर मान लीजिए, अच्छा एक बात बताओ यार, अभी जैसे आप मित्रों 10th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि आप कौन है, तो आप बोलिएगा सबसे पहले लड़का है, तो लड़का तो सब है भाई, ठीक है। इसके बाद अपना नाम बताइएगा। इसके बाद वो पूछेगा कि परिचय बता, तो परिचय में क्या? अब अगर आप पिताजी के बारे में नहीं बताइएगा तो आपको कैसे जानेगा मित्रों? कोई जानेगा? तो बीती हुई बात को जब तक नहीं जानेंगे तब तक वर्तमान के बात को हम लोग नहीं समझ सकते। समझ पा रहे हैं? जब तक हम बीती हुई घटना को नहीं जानेंगे तब तक हम वर्तमान की घटना को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं। आपके 6th क्लास के बुक में दिया है, हम इतिहास का अध्ययन क्यों कर। 6ठा क्लास का बुक जो है ना बड़ी हिला के रख दिया है। हमको पता है कि आप जो है 6ठा और 7वां का बुक जो है आप निमकी डालमट लेने के लिए दुकान में बेच देते हैं। तो चलिए आज हम लोग इतिहास के बारे में समझते हैं। और देखिए, इतिहास के पिता, मतलब छोटे छोटे फैक्ट को समझना है। इतिहास को जो पिता होता है, इतिहास का जो जनक होता है, उसे हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस एक आदमी था, उसका नाम था, ठीक है। हेरोडोटस कोई किताब नहीं था। इतिहास का जनक या पिता किसे कहा गया मित्रों? हेरोडोटस को कहा गया। इतिहास का मतलब क्या होता है? बीती हुई बात को इतिहास कहते हैं, या निश्चित ऐसा रूप से हुई घटना को हम लोग इतिहास कहते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? अब चलिए हम छोटे छोटे शब्दों से आपको पहले परिचय करवाते हैं, तब हम लोग इतिहास को शुरू करेंगे, नहीं तो इतिहास समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला शब्द है द्वीप। द्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड। आइसलैंड लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे इसको आइलैंड, ये एस साइलेंट रहता है। द्वीप किसे कहते हैं? वह स्थल जिसके चारों ओर पानी हो, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए स्थल है मित्रों, तो ये स्थल है, इसके चारों ओर अगर पानी रहता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बबुआ? द्वीप बोलेंगे। समझ में आया? और इसके बाद एक दूसरा वर्ड आता है महाद्वीप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं मित्रों? कॉन्टिनेंट। द्वीप और महाद्वीप मतलब द्वीप मतलब छोटा सा, महाद्वीप मतलब द्वीप के बड़े भाग को, जब द्वीप बड़ा हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीप। जैसे ना बोलते चोर, महाचोर मतलब चोर से भी मतलब बड़का चोर है ससुरा, उसको इसलिए बोलते हैं महाचोर। समझ पा रहे हैं? तो महाद्वीप स्थल का वह बड़ा भाग जिसके चारों ओर पानी हो,
उसे एकदम ठेठ भाषा में समझिए, उसे महाद्वीप कहते हैं। कुल कितने महाद्वीप है? कुल कितने महाद्वीप है मित्रों? कुल 7 महाद्वीप है। कुल कितने महाद्वीप है? 7। और एक और महाद्वीप था जिसे जीलैंडिया कहा जाता, लेकिन ये ससुरा महाद्वीप डूब गया, तो इसलिए 7 महाद्वीप ही माना जाता है। कुल कितने महाद्वीप है मित्रों? 7 महाद्वीप। चलिए हम आपको मैप में घुमाते हैं। ये आपका वर्ल्ड मैप है। ये क्या है मित्रों? वर्ल्ड मैप, विश्व का मानचित्र है। जितने भी देश है सबको दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग महाद्वीप के बारे में देखते हैं कि कहाँ है, 7 महाद्वीप कहाँ कहाँ है। तो देखो यार, सबसे पहले एक बात बताओ, द्वीप किसे कहेंगे? तो देखो ये श्रीलंका है। श्रीलंका के चारों तरफ क्या है मित्रों? पानी है। तो श्रीलंका क्या है? एक द्वीप है। ये है, देखो यहाँ लिखा हुआ मेडागास्कर। मेडागास्कर एक द्वीप है। इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। तो ये क्या हो जाएगा मित्रों? द्वीप है। लेकिन आप देख रहे हो ये बड़का गो स्थल है, बड़का गो द्वीप है, इसके चारों तरफ पानी है। तो ये क्या हो जाएगा मित्रों? महाद्वीप हो जाएगा। और इसी महाद्वीप को अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। चलिए हम लोग 7 महाद्वीप कहाँ कहाँ है तो देखिए। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। देखो इतना बड़ा एशिया है। हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में। एक बड़का वो एशिया महाद्वीप है, और उसी का एक देश है, छोटा सा देश है जिसको हम लोग भारत बोलते हैं। यहीं तो हम लोग रहते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया आपका एशिया। इसके बाद पूरा अफ्रीका। पूरा क्या होगा मित्रों? ये पूरा अफ्रीका। इसके बाद फिर उत्तरी अमेरिका, तब दक्षिणी अमेरिका। ये क्या हुआ मित्रों? उत्तरी अमेरिका। और ये हुआ आपका दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद क्या हुआ? अंटार्कटिका। ये देखो ये छोटा सा ये जो महाद्वीप है ना, ये अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। ये बर्फ से ढका रहता है, ये अंटार्कटिका। इसके बाद यूरोप, तब हो जाएगा ये ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं कहेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ओशिनिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ओशिनिया है मित्रों। तो एक बार फिर से हम लिख दें, 7 महाद्वीप का क्रम हम लिख देते हैं। पहला एशिया, दूसरा एशिया के बाद क्या हो जाएगा? दूसरा अफ्रीका। अफ्रीका के बाद क्या हो जाएगा मित्रों? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका के बाद क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, फिर अंटार्कटिका के बाद क्या हो जाएगा? यूरोप। यूरोप के बाद क्या हो जाएगा मित्रों? ओशिनिया। अच्छा, कभी ओशिनिया की जगह पर जो है ना ऑस्ट्रेलिया को भी लिख देता है। समझ पा रहे? तो कितने महाद्वीप मित्रों? 7 महाद्वीप। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद अंटार्कटिका, इसके बाद यूरोप, इसके बाद ओशिनिया। अब हम आपको इस महाद्वीप में कहां ले जाएंगे? तो इस महाद्वीप में आपको यूरोप और एशिया के बारे में पढ़ेंगे। और क्यों पढ़ेंगे? हम लोग उत्तरी अमेरिका को क्यों पढ़ेंगे? जहां जहां हमको जरूरत पड़ेगा उसी महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। आई मेरी बात समझ में? तो सबसे पहले आपको यूरोप के बारे में पढ़ना है, इसके बाद तब हम लोग एशिया के बारे में पढ़ेंगे मित्रों। समझ पा रहे? तब तक हम इसको हटा लेते हैं, तब तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। मित्रों अब हम लोग मानचित्र में टहलेंगे, घूमने की कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले यूरोप के बारे में समझेंगे। यूरोप, एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आप पूछेगा कि जनाब आप जो है मानचित्र पढ़ा रहे हैं, हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? तो नहीं, हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे मानचित्र का 2 पेज। आप यूरोप को देख लीजिएगा और मानचित्र को बार बार देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा मजेदार ढंग से। इस जगह पर जो है ना, यहाँ जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। अब सबसे ऊपर वाले, इधर जो ऊपर वाला है ना, इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड। क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड। और यहाँ बीच वाला जो भाग है इसको बोलते हैं वेल्स। क्या बोलते हैं मित्रों? वेल्स। वेल्स एक देश है। और ये जो सबसे नीचे वाला जो भाग है इसको हम लोग इंग्लैंड कहते हैं। और ये तीनों को मिला देंगे, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिला देते हैं, तो इसको हम लोग ब्रिटेन बोलते हैं। और देखिए इसी के बगल में छोटा सा आपको जो है मिलेगा, छोटा सा द्वीप जैसा देश मिलेगा। 2 देश है, एक उत्तरी आयरलैंड, एक उत्तरी आयरलैंड और एक आयरलैंड। एक उत्तरी आयरलैंड और दूसरा क्या है? आयरलैंड। और इस सबों को मिला देंगे, 5 को, यानी कि स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड को मिला देंगे, तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य। अब देखो यार, यहां जो बीच में जो है, यहां देखो लंदन के बीच में छोटा सा समुद्र का पतला रास्ता होगा। इस पतले रास्ते को बोलते हैं इंग्लिश चैनल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल।
चैनल क्या होता है? तो समुद्र के पतला रास्ता को हम लोग बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं? चैनल। इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच है? इधर फ्रांस हुआ और इधर इंग्लैंड हुआ। और ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है मित्रों? लंदन। देखिए ब्रिटेन के बाद ब्रिटेन से पार हुए, तो ब्रिटेन से पार हुए, इंग्लिश चैनल को पार किए तो फ्रांस मिला। फ्रांस की राजधानी पेरिस। अब देखो यार, फ्रांस के जैसे हम लोग इधर जाएंगे, दक्षिण की तरफ जाएंगे, तो पुर्तगाल और स्पेन मिलेगा। क्या मिलेगा मित्रों? पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसके बाद फ्रांस के नीचे में इटली है, इटली की राजधानी रोम। और इटली के थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो स्विट्जरलैंड है। क्या है? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न। क्या होगा मित्रों? वर्न। और इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाइएगा ना तो जर्मनी मिलेगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। क्या होगा? बर्लिन। और याद कीजिए यहीं के थे आपका हिटलर, जर्मनी के हिटलर और इटली के मुसोलिनी। समझे कि नहीं समझे? हिटलर के बारे में बहुत बड़ी गाथाएं हैं मित्रों, ये सब तो हम लोग 9th में पढ़े हैं। समझ पा रहे? और जर्मनी के जैसे बगल में जाइएगा तो पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वर्सो। पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्सो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सिर्फ इतने ही देश को याद रखेगा। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम। अगर हम ब्रिटेन बोले तो समझ में आ जाएगा। ब्रिटेन के अंतर्गत कितने देश आते हैं? 3 देश। पहला स्कॉटलैंड, फिर वेल्स, इसके बाद इंग्लैंड। ये तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? ब्रिटेन। और ये पांचों को मिला देंगे, आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड को मिला देंगे, पांचों मिलकर क्या होगा? यूनाइटेड किंगडम। समझ पा रहे? यानी कि देखो ना, ये जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन जो कहता है ये चारों देश करता है। यानी कि ब्रिटेन तो यूनाइटेड किंगडम में 5वां देश है, ब्रिटेन के ही इशारे पर ये चारों देश चलता है, इसलिए इसको हम लोग ब्रिटेन भी कह देते हैं कभी कभी। अब देखो यहाँ स्विट्जरलैंड के जस्ट बगल में एक छोटा सा देश है जिसको ऑस्ट्रिया कहते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। कहाँ है मित्रों? वियना। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। क्या होगा? ऑस्ट्रिया। अब इतने सारे देश का नाम याद रखना है, तब पोलैंड की राजधानी वर्सो। पोलैंड की राजधानी क्या होगा? वर्सो। अब यहाँ अब अगर देखिएगा तो यहाँ यूनान, ऑस्ट्रिया के बाद ऊपर में जर्मनी, जर्मनी के बगल में पोलैंड, पोलैंड के बगल में बेलारूस और बेलारूस के बगल में रूस आ जाता है। समझ पा रहे? तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले हम लोग ब्रिटेन के बारे में पढ़ा, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम के बारे में पढ़ा। और यूनाइटेड किंगडम को जैसे नीचे, यूनाइटेड किंगडम से जैसे नीचे आएंगे तो फ्रांस मिलेगा। इंग्लिश चैनल को पार करके फ्रांस, फ्रांस के नीचे स्पेन, स्पेन के बगल में पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। इसके बाद इसके बगल में इटली, इटली की राजधानी रोम। और फिर इटली के ऊपर में स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न। फिर स्विट्जरलैंड के ऊपर में जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी के बगल में पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वर्सो। इतना देश का नाम याद रखना है आपको, बार बार मानचित्र में आपको देखना है। क्या मेरी बात को समझ पा? चलिए हम इसको लिख देते हैं। स्कॉटलैंड, वेल्स प्लस इंग्लैंड इक्वल टू ब्रिटेन। फिर ब्रिटेन के पश्चिम में उत्तरी आयरलैंड, ये हुआ आपका ब्रिटेन। यहाँ ऊपर में स्कॉटलैंड है, इसके बाद बीच में वेल्स है, यहाँ स्कॉटलैंड, फिर वेल्स, इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड इसलिए कहा गया है कि यहाँ इंग्लिश बोला जाता है, तो इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति की भूमि को इंग्लैंड कहा गया। समझ पा रहे? और इसके पश्चिम में हल्का सा इधर जाएंगे, अगर आप नक्शा में देखेंगे तो यहाँ आपका उत्तरी आयरलैंड, यहाँ एक देश है जिसका नाम क्या? उत्तरी आयरलैंड। और ये दूसरा देश है, इसके दक्षिण में दूसरा देश है, केवल आयरलैंड है। कंफ्यूज नहीं होना मित्रों। और इसको, ये तीनों को मिला देंगे तो तीनों को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिटेन। क्या बोलेंगे मित्रों? ब्रिटेन। और इसको अगर मिला देंगे, ये तीनों और ये दोनों को मिला देंगे तो ये सम्मिलित रूप से इसको क्या बोलेंगे? यूनाइटेड किंगडम, यूके। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? यूके। ठीक है? तो हम लोग इंग्लैंड बोले चाहे ब्रिटेन बोले, क्यों? क्योंकि देखो इंग्लैंड जो है ना, उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड और ये जो है स्कॉटलैंड, वेल्स, जो इंग्लैंड कहेगा वही ये सब करता है। यानी कि इंग्लैंड ही सारे यहाँ के देशों के शासन व्यवस्था को चलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारे देश ब्रिटेन है या इंग्लैंड है। कोई प्रॉब्लम? ब्रिटेन व फ्रांस के बीच इस जगह पर एक समुद्र का पतला रास्ता है, और इस पतले रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल को सबसे पहले पार करने वाले भारतीय का नाम आरती शाह। इसके बाद यहाँ जो है फ्रांस है,
फ्रांस की राजधानी पेरिस, और इसके बाद इसी के बगल में स्पेन और इसके बगल में पुर्तगाल। स्पेन की राजधानी मैड्रिड और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और यहाँ जो है, यहाँ एक देश ऐसे झूलल की तरफ होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इटली। और इटली के बीच में एक छोटा सा देश होगा स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के इस जगह पर थोड़ा सा आप आगे आइएगा, यानी कि उत्तरी भाग में आइएगा, तो यहाँ मिलेगा जर्मनी। उस समय स्विट्जरलैंड नहीं था, ये दोनों इटली और जर्मनी दोनों एक ही सीमा बनाता था। दोनों जैसे भारत पाकिस्तान सीमा नहीं बनाता है, उसी तरह जर्मनी और इटली दोनों सीमा बनाता था। तो जर्मनी और इटली, ये सब देश को जानना है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और इटली की राजधानी रोम और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो जाएगा। समझ पा रहे? और इसके बाद थोड़ा सा आप यहाँ आइएगा, इस जगह पर एक देश है जिसके हम लोग ऑस्ट्रिया कहते हैं। यही जो है ऑस्ट्रिया आगे एक बड़ा कांड करेगा, ये इटली और जर्मनी पर अपना अधिकार जमाएगा। और ऑस्ट्रिया जो है, आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्यों बाधक था, मतलब ये क्यों बाधाएं कर रही थी, इटली और जर्मनी को एक नहीं होने दे रहा था, ये ऑस्ट्रिया बाधा बनकर रहा था। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद इस जगह पर है हंगरी, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और इसके बगल में है पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वॉर्सो। और उसके बगल में अगर चले जाइएगा तो आपको बड़का सा देश मिलेगा, इसे हम लोग रूस कहते हैं। रूस की राजधानी में मित्रों, रूस की राजधानी मॉस्को। एक बार इसका एकदम प्रेम से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, बताओ भारत की खोज किसने किया था? तो आप जवाब दीजिएगा वास्को डी गामा। एक बात बताओ यार, भारत कोई वस्तु है जो खोज करेगा? भारत हेरा गया था जो खोजेगा? हम लोग को बचपने से गलत पढ़ाया गया। भारत की खोज नहीं हुई थी। भारत इतने समृद्ध देश है, इसको कैसे खोज कर सकता है मित्रों? बल्कि ये जो यूरोपीय लोग हैं ना, जो आज हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं ना, तो आज जो इतिहास पढ़ते हैं, अधिकतर जो इतिहासकार होते हैं वो यूरोप के हैं। तो यूरोप वाला अगर लिखेगा इतिहास को तो ज्यादा श्रेष्ठ कौन मानेगा? मतलब अपने इतिहास के केंद्र में किसको रखेगा? यूरोप को। तो इसलिए कहता कि भारत की खोज जो है यूरोप वालों ने किया था, यानी कि वास्को डी गामा ने किया था। ये गलत है। भारत की रास्ता का खोज किया था यूरोप वाले। इस रास्ता से अनभिज्ञ थे, भारत को जानते नहीं थे, इसलिए जो है इस रास्ता की खोज किया था। और वो किताब में ये छाप दिया कि भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। भारत कोई वस्तु नहीं है जो इसको खोज करेंगे। अगर कोई सामान हेरा जाता है तो उसको हम लोग खोजते हैं। भारत क्या कोई वस्तु है? आपको ये समझना है कि जो इतिहासकार होते हैं ना, जो इतिहास को लिखने वाले होते हैं, वो यूरोप को अपना केंद्र मानते हैं। यूरोप को मतलब जो अधिकतर इतिहासकार सोचते हैं कि ये सब सभ्य समाज है, यूरोप बहुत सभ्य समाज है, मतलब यहाँ जो है बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए यूरोप को अपने केंद्र में मानते हैं। और ये सब सारे ये जो भारत को जो है तुच्छ मानते हैं कि यहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसलिए भारत को जो है अपने केंद्र में नहीं रखते हैं, बल्कि यूरोप के केंद्र में रखते हैं। तो हम लोग आज के बाद ये नहीं कहेंगे कि भारत की खोज किसने किया था, हम लोग ये कहेंगे कि यानी कि यूरोप से भारत जाने के लिए रास्ते की खोज किसने किया था? तो यूरोप वालों ने किया था। आखिर क्यों किया था? तो इसके पीछे कारण यह था। समझिए कारण को, एकदम कहानी को समझिए, कहानी की तरह इतिहास को समझिए। ये जो एशिया का ये जो भाग है ना, ये भाग को अरब क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब क्षेत्र। ठीक है। ये अरब वाले जो है ये भारत को जानते थे, मतलब भारत से व्यापार करते थे। और यहाँ जो है ना यूरोप में मसाले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। तो मसाले की जरूरत पड़ती थी, तो ये जो अरब क्षेत्र वाले जो लोग थे, ये जो है मसाले भारत से लाते थे। अब भारत से लाकर ये जो है यूरोप के सीमा पर, कोई भी देश जो यूरोप के सीमा से सटा हुआ है उस पर जाकर छोड़ देते थे, और यहां से आकर यूरोपीय लोग ले आते थे। तो ये लोग जो है क्या करते थे, ये लोग महंगा दाम में बेचते थे। समझ पा रहे? महंगा दाम में बेचते थे। तो इसलिए यूरोप वालों ने सोचा कि अब ससुरा कुछ ने, अब यूरोप में मंदी आने लगा, यूरोप में जो है महंगाई बढ़ने लगा। और जब महंगाई बढ़ने लगा तो महंगा दाम में इन लोग का कौन खरीदेगा? यानी कि इधर के व्यापारी पर अरब वासियों का अधिकार था। इधर वाले लोगों को, यूरोप वाले लोगों को आने नहीं देता है। और एक जो है ये लोग जो है अपना मन बढ़ुआ हो गया था। मन बढ़ुआ मतलब समझ रहे? मतलब अपना मनमानी चल रहा था इन लोग का। तब उसी में से एकदम ठेठ भाषा में समझिए, उतना इतिहास को नहीं समझ रहा, अगर इसी के बारे में हम अगर पढ़ाने लगेंगे तब तो फिर हो गया। जैसे जैसे हम आपको बताएंगे वैसे आपको नॉलेज बढ़ाते चले जाना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को?
अब यूरोप वालों ने क्या सोचा कि हम क्यों नहीं एक ऐसा रास्ता खोज लेंगे जो ससुरे भारत तक पहुंच पाएंगे, यानी कि पूरब की तरफ पहुंच पाएंगे, और वहां से हम लोग मसाला की व्यापार कर लेंगे, यानी कि मसाला को खरीद कर ले आएंगे। समझ पा रहे? तो उसी में से एक पहला एक नाविक था। नाविक मतलब क्या होता है? नाव चलाने वाला। नाविक मतलब क्या होता है? नाव चलाने वाला। उसी में से एक नाविक था। कहां का नाविक था? तो पुर्तगाल का एक नाविक था जिसे वास्को डिगामा उसका नाम था। इसका नाम क्या था? वास्को डिगामा। ये ससुरा वास्को डिगामा क्या किया? पुर्तगाल से वास्को डिगामा चलता है तो इधर दक्षिण अफ्रीका होते हुए, दक्षिण अफ्रीका के पास एक जगह, एक स्थल है जिसे उत्मासा अंतरीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्मासा अंतरीप। नाम आपको याद नहीं करना है। दक्षिण अफ्रीका होते हुए वो भारत की तरफ जाता है। जब भारत की तरफ जाता है तो वो गुजरात पहुंच जाता है। और उसको क्या चाहिए मित्रों? मसाला चाहिए। और जब गुजरात पहुंच जाता है तब एगो पथ प्रदर्शक कि पहले जो है समुद्र में किधर जाना है रास्ता पता ही नहीं चलता था समुद्र में। अब बताओ यार, बीच समुद्र में है, और जब बीच समुद्र में है तो दूर दूर तक आपको कहीं स्थल नहीं दिखेगा, तो कैसे पता चलेगा कि हमको किधर जाना है? उत्तर जाना है कि दक्षिण जाना है? तो चुंबकीय सुई, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे चुंबकीय सुई। अगर किसी भी चुंबकीय सुई को अगर हम लटका दें, स्वतंत्र पूर्वक लटका दें, तो वो उत्तर दक्षिण की तरफ लटकेगा। किधर लटकेगा? उसका एक मुंह उत्तर हो जाएगा, दूसरा मुंह दक्षिण की तरफ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, तो ये हो जाएगा पश्चिम, ये हो जाएगा पूरब। हमको एक दिशा सिर्फ पता होना चाहिए कि किधर उत्तर है, तो हमको दक्षिण अपने आप पता चल जाएगा, पश्चिम भी हमको अपने आप पता चल जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो वही था, यहां से जब निकला वो, यहां से निकलते गया, तब जो है इस जगह पर वो कहां पहुंच गया? गुजरात के पास। और गुजरात के पास एक नाविक था, एक पथ प्रदर्शक था, जिसका नाम अब्दुल मुरीद था। अब्दुल मुरीद। अब्दुल मुरीद से पूछा कि ए चचा, बोले कि हाँ बोल बबुआ। बोला कि हमको मसाला लेना है, कहाँ कहाँ मिलेगा? तो बोला अरे मर्दे, यहाँ कौन सी मिलेगा? तुमको जाना है तो जाओ, यहाँ केरल जाओ। तो वो केरल आता है, और केरल के जो समुद्री तट है उसको कालीकट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालीकट, यानी तो मलावर। वहीं जाता है, और इस मलावर तट पर जब उतरता है तो केरल के राजा जमोरिन थे, उन्होंने जो है बड़ा धूमधाम से स्वागत किया। पहले तो इसको मारने वाला था, वास्को डिगामा को पहले मारने वाला था, लेकिन जमोरिन ने बड़ा धूमधाम से स्वागत किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जमोरिन को भी फायदा मिलता। अब ये जो है केरल के मालाबार तट पर उतरता है, और वहां से उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। और जब यहां से जब मसाला जब यहां से खरीदा ना, तो जानते हो यूरोप में 60 गुना दाम में बेचा वो। यानी कि अगर यहाँ केरल से 2 रुपया में खरीदा था ना, तो यूरोप में 120 रुपया में खरीदा, 60 गुना फायदा हुआ। तो बता मित्रों, लालच तो होगा ही होगा। अब ससुरा इबाले बच्चा लेकर यहाँ आ गया। समझ पा रहे? एकदम झुंड का झुंड आने लगा। और जब झुंड आने लगा तो ये निखट्टू ब्रिटेन भी यहाँ था। ब्रिटेन भी बोला कि अब ससुरा हमको भी जाना पड़ेगा। तो ब्रिटेन भी भारत पहुंचा, फ्रांस भी भारत पहुंचा, और इसके बाद कैसे कैसे भारत को लूटा, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, भारत के राष्ट्रवाद में। और जब लूटा, वहां से पहले ब्रिटेन सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। देखिए, फ्रांस भी आया था, पुर्तगाल भी आया था, स्पेन भी आया था, और ब्रिटेन भी आया था। तो सबसे पहले ये चारों निखट्टू में लड़ाई होगा, चारों सण में लड़ाई होगा। ब्रिटेन जो है फ्रांस को भगाएगा, पुर्तगाल को भी भगाएगा। समझ पा रहे? और जब पुर्तगाल को भगाएगा तो अपने आप में जो है ब्रिटेन शक्तिशाली हो जाएगा। और जब शक्तिशाली हो जाएगा तो भारत में पूरा कब्जा कर लेगा। ब्रिटेन के रहने वाले लोग को ब्रिटिश कहते हैं। ब्रिटिश आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन वो कब्जा करना शुरू कर दिया। कहते हैं ना कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हम करने आए थे हरि भजन, लेकिन हम कपास बोने लगे। वही बात होगी ब्रिटिश के लोगों में। ब्रिटिश आए थे भारत में व्यापार करने के लिए, यहाँ जो है इन्होंने कब्जा कर लिया और इतना अत्याचार किया। इसके बाद कई जो है महापुरुष जन्म लेते हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए। 1916 में लखनऊ अधिवेशन किए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए। 1918 में जो है अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना हुई। 1919 में जो है रोलेक्ट टैक्स सत्याग्रह हुआ। 1920 में क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब ये तो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे कि भारत में कैसे कैसे। यहाँ यूरोप में क्या हुआ था। आपका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा चैप्टर है हिंद चीन का राष्ट्रवाद, और तीसरा चैप्टर है आपका जो है भारत में राष्ट्रवाद, और
चौथा चैप्टर है आपका, पता है क्या है? चौथा चैप्टर औद्योगिकरण है, और पांचवा चैप्टर है शहरीकरण, और छठा चैप्टर है आपका भूमंडलीकरण, और सातवां चैप्टर है प्रेस और संस्कृति, यानी कि अखबार और राष्ट्रवाद, मतलब अखबार ने किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, तो उस सब के बारे में हम लोग समझेंगे। एकदम इतिहास को सिस्टमेटिक ढंग से समझना है। हम इतिहास को कभी बुक से पढ़ाने वाले नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि हम यूरोप में राष्ट्रवाद है तो आप इसके बाद हिंदी चीन का राष्ट्रवाद काहे ने पढ़ाए, तो हम वैसा नहीं करेंगे। हम आपको जोड़कर पढ़ाएंगे, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाएंगे आपको। इतिहास आपके माइंड में छापना है। देखो यार, हुआ क्या था, ये यूरोप का एक देश है जिसे हम लोग फ्रांस कहते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? फ्रांस की राजधानी पेरिस। अभी हम समझा रहे हैं आपको, लिखवाएंगे भी। ये जो आज का जो वीडियो है इसमें इतिहास का परिचय करवा रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ना है। तो फ्रांस में क्या हुआ था कि फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना जगी। ये ससुरा राष्ट्रवाद क्या होता है? वाद मतलब समझिए, बार बार एक वर्ड आएगा वाद, हर में उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, प्रतिक्रियावाद। तो वाद मतलब होता है आंख। वाद मतलब क्या होता है? आंख। राष्ट्रवाद, और इसके बाद आएगा उपनिवेशवाद। उतना कहीं लिखेंगे, यही वाला लिख देंगे, समझ रहे? उपनिवेशवाद। राष्ट्र किसे कहते हैं? भारत क्या है? एक राष्ट्र है। राष्ट्र एक ऐसी भावना है। राष्ट्र क्या है? भावना है। मन में मतलब मन के अंदर, हमारे शरीर के अंदर है वो भावना है। राष्ट्र एक भावना है जो आपस में जुड़ाव होने का एहसास कराता है। समझे? राष्ट्र क्या है? एक भावना है जो आपस में जुड़ाव होने का एहसास कराता है। और वाद क्या है? कोई भी चीज को देखे तो राष्ट्रवाद की तरह लगे, राष्ट्र की तरह ही लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे मान लो हम बहुत बड़ा का प्रवचनवाद हो गया। प्रवचनवाद मतलब क्या होता है कि हम जहीं भी जाएंगे मार प्रवचन करने लगते हैं, मार एकदम दिस दैट देना शुरू करते हैं, तो हम क्या हो गया? प्रवचनवाद। हम कोई भी चीज को देख रहे हैं किस तरह, किस दृष्टि से? प्रवचन की दृष्टि से। समझ पा रहे? एकदम प्रवचन देना शुरू करते हैं, तो हम क्या हो गया? प्रवचनवाद। और उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है कि जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा करता है और उसका आर्थिक दोहन करता है, उसे हम लोग बोलते हैं उपनिवेशवाद। हम पढ़ाएंगे आगे चल के, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा। अब फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना जगी। तो आप पूछेगा कि जनाब ये राष्ट्रवाद की भावना क्यों जगेगी? यहाँ कुछ अत्याचार हुआ होगा तब ना राष्ट्रवाद की भावना जगी। तो यहाँ पहले राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब होता है यहाँ राजा होगा, यहाँ राजा होगा, और राजा जो जहां राजा शासन करेगा वो अपने अनुसार करेगा, राजा जो चाहेगा वही करेगा। क्या मित्रों, अभी भारत की जो शासन व्यवस्था है क्या राजतंत्र है या लोकतंत्र है? बिल्कुल राजतंत्र नहीं है। तो कैसा है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब जब सरकार को जनता चुनती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री को कौन चुना? हमारे भारतीय जनताओं ने चुना। तो इसलिए ये लोकतंत्र है। और राजतंत्र मतलब क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सरकार आएगी। अगर हम मोर लियो तो हमार बेटवा आई लो। समझ पा रहे? तो यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी शासन व्यवस्था चलता रहेगा, उसे राजतंत्र कहेंगे। और राजतंत्र में जो राजा चाहेगा वही करेगा। वो जनता कुछ नहीं सुनने वाला है, वो राजा ही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। उस समय जनता सर्वोपरि नहीं होता है। तो फ्रांस में राजतंत्र, यूरोप में सब देश में राजतंत्र था और फ्रांस में भी राजतंत्र था। लेकिन ससुरा फ्रांस में कुछ ऐसे ऐसे घटना हुआ, हम आगे चल के पढ़ाएंगे आपको। फ्रांस में कुछ ऐसे घटना हुआ कि जो है यहाँ जनता ने क्रांति कर दिया। क्रांति मतलब होता है कि तुरंत किसी भी चीज का बदलाव कर देना, उसी को बोलते हैं क्रांति। तो जनता ने यहाँ विद्रोह कर दिया राजा के विरुद्ध में। और जब राजा के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया तो यहाँ जो है राजतंत्र खत्म होकर यहाँ जो है फिर गणतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन वो गणतंत्र जो है संवैधानिक गणतंत्र न होकर असंवैधानिक गणतंत्र था। अब हम आगे चल के बताएंगे ना कैसे जैकोबियन दल आए, नेपोलियन बोनापार्ट आए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं कीजिए। अब ससुरा इधर यहां देखो, यहां फ्रांस में जो है, फ्रांस में राजतंत्र खत्म हो चुका था और इधर यूरोप के अन्य देशों में राजतंत्र था। अब ससुरा यहां के जो इधर अगल बगल के राजा जो थे वो झांक कर देख रहे थे कि को ठीक ने ससुरा, अगर फ्रांस की जनता ने जैसे राजा के विरुद्ध में जिस तरह विद्रोह किया, हो सकता है कि हमारे विरोध भी विद्रोह कर सकता है। तो कहा जाता है कि फ्रांस अगर छींकता था तो पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम होता था। समझ पा रहे मेरी बात को? यानी फ्रांस में जो है आग की बुलबुला फूटने लगी थी, तो यूरोप के जितने भी देश थे उस याग को देख रहे थे कि को ठीक नहीं, हमरो देश में ये आग की बुलबुला ना फटे।
समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अब जो है इसी फ्रांस को एकदम ठेठ भाषा में, अब इस फ्रांस के, अब क्या एक बात बताओ मित्रों, ये जितने भी देश हैं जहां राजतंत्र है, क्या कभी चाहेगा कि फ्रांस में लोकतंत्र आए? बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि एनी टाइम फ्रांस में राजतंत्र रहे। तो एक ये सारे यूरोप के सारे देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे वीना कांग्रेस के नाम से जाना गया। और ये वीना कांग्रेस जो है यहाँ फ्रांस के राजतंत्र को दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो दबा नहीं पाया। अंत में फ्रांस में क्रांति हुआ। फ्रांस में क्रांति होने के बाद कैसे जो है फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा ही रंग बदलता है। तो जब फ्रांस में क्रांति हुई, अब ससुरा इधर भी इटली और जर्मनी में भी बुलबुला फूटने लगा। अब जनता भी सोचने लगा अब बहुत हो गया, अब राजतंत्र बर्दाश्त नहीं होने लगा जनता को भी। अब इटली और जर्मनी में भी एकीकरण होना शुरू हो गया। इसके बाद धीरे धीरे सारे देश में जो है ये क्रांति की बुलबुला फूटी। कई देशों में जो है राजतंत्र के विरुद्ध आंदोलन होना शुरू हो गया। समझ पा रहे? तो पहले आपके चैप्टर में जो है का राष्ट्रवाद दिया है। तो यूरोप के राष्ट्रवाद में हम लोग समझेंगे पहले फ्रांस का राष्ट्रवाद, फ्रांस में क्या क्या हुआ था। इसके बाद इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना को देखेंगे। इसके बाद छोटे छोटे देश में जैसे पोलैंड का राष्ट्रवाद को देखेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया क्या क्या किया था। अब हम छोटे छोटे शब्दों से आपको परिचय करवाते हैं। पहला वर्ड है निरंकुशवाद, बार बार आएगा। निरंकुशवाद, प्रतिक्रियावाद। निरंकुशवाद को हम लोग पहले समझते हैं। निरंकुश मतलब होता है मनमाना, अपने मनमाना से काम करने वाला, मनमानी ढंग से काम करने वाला, यानी कि मनमाना आचरण करने वाला, मतलब जो मन में आया वही करेगा, उसी को बोलते हैं निरंकुशवाद। ध्यान से समझिए, एकदम इजी में समझिएगा। अपने मन से जो काम करता है उसको हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। ऐसी सरकार जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, मतलब कोई जनता कुछ कहवे न करे, जो मन आए राजा वो कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं निरंकुशवाद। जैसे हमला उत्तरी कोरिया का जो शासक जो है किंग जॉन, जो उत्तरी कोरिया का जो शासक जो है किंग जॉन, वहां पगला है, निरंकुशवाद है। वो कैसा है? निरंकुशवाद, जो मन में आता है वो करता है, उसी को निरंकुशवाद। अब दूसरा वर्ड आता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद मतलब समझिएगा कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, चाहे कुछ भी हो जाए, भारत है हमारा, भारत हमारा भारत है। कहते हैं ना, एगो डायलॉग था, ऊंची दुकान भिखी पकवान, खद्दर की लंगोटी चांदी का पिगदान, 100 में 80 बेमान साला फिर भी मेरा देश मान। कुछ भी हो जाए हम राष्ट्र के प्रति कभी पुष्पा की तरह झुकेंगे नहीं। समझ पा रहे? तो उसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद लोगों के एक ऐसे समुदाय को कहते हैं जिसका आपस में जुड़ाव हो, जो एक समान रीति रिवाज और परंपरा को फॉलो करता हो और एक ही ऐतिहासिक शक्ति का उपज हो, उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहेंगे। और राष्ट्रवाद जो है राष्ट्रवाद क्या है? एक विचारधारा है। अब सबसे पहले राष्ट्रवाद की जो व्याख्या जो किया था ना, वो फ्रांसीसी दार्शनिक यानी फिलोसफर थे। फिलोसफर मतलब क्या होता है बताएंगे आपको। तो फ्रांसीसी एक दार्शनिक थे अर्नेस्ट रेनन, उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रवाद की व्याख्या किया था। और एक कलाकार थे जिसका नाम सरयू, ये सरयू जो थे ना, ये चित्रकार थे और उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रवाद की व्याख्या किया था। सरयू ने अपने चित्र के माध्यम से राष्ट्रवाद की व्याख्या किया था। समझ पा रहे मेरी बात को? और रेनन के अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, तो ये था राष्ट्रवाद की परिभाषा। समझ पा रहे? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट। तो मित्रों, अब आ गया वक्त विदा लेने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ, और उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।